की बात की थी और उसमें कथानक और सबसे पहले कथानक और फिर चरित्र की बात हुई थी। अब आगे जो जिनकी कम ही चर्चा की है लेकिन महत्वपूर्ण तत्व माने हैं अरस्तु ने, वो उसमें पद रचना, विचार तत्व और दृश्य विधान और अंत में गीत, ये चार तत्व। चरित्र चित्रण जब हमने किया था तब भी आपको पता चला होगा। मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? यस। यस मैम, आ रही है। ठीक है। तो हमें पता चला था कि जितने भी चरित्र त्रासदी में हैं वो सब कथानक के अनुरूप, कहा कि कथानक के अनुरूप होने चाहिए सभी चरित्र सभी पात्र। कथानक अगर ऐतिहासिक या दंत कथा मूलक या फिर काल्पनिक भी है तो उसमें जिस तरह के विषय को लिया गया, गंभीर विषय को लिया गया है, उदात्त विषय को लिया गया है, उसी तरह से चरित्रों का निर्माण भी होना चाहिए। तो उसी तर्ज पर पदरचना में भी वो कहते हैं कि घटनाओं और संवादों में जो अ, कथा का क्रम बढ़ना है वो ठीक से बढ़ पाए, आगे घटनाओं में जो भी जटिलताएं हैं वो प्रकट हो पाए, उसके अनुरूप पद रचना होनी चाहिए। मतलब त्रासदी का विषय ही आपको बताया, जैसे कि दुर्भाग्य से सौभाग्य की और सौभाग्य से दुर्भाग्य की ओर गति होगी घटनाओं की। चरित्र भी इसी तरह से व्याख्यायित किए जाएंगे, चित्रित किए जाएंगे। और ऐसे घटना बहुल या कार्य व्यापार बहुल रचना में संवादों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए हो जाती है क्योंकि जो कुछ भी घट रहा होता है वो संवादों में घट रहा होता है या फिर कार्य व्यापार में घट रहा होता है। तो इसलिए संप्रेषण की जो भी कहानी चल रही है उसमें संप्रेषण की पूरी क्षमता, जटिलताओं की और जो विपर्य है, भाग्य का या स्थिति का विपर्य है या चरित्रों की व्याख्या है, वो संवादों के माध्यम से होनी चाहिए। ऐसी पदरचना इस्तेमाल करे कोई भी त्रासदीकार। और फिर कुछ गुण बताए उन्होंने कि आपने जब त्रासदी की परिभाषा की थी आपको याद होगा, अलंकृत भाषा, सभी तरह के आभरणों से युक्त अलंकृत पदरचना हो उसके अंदर, ये अरस्तु ने परिभाषा देते हुए कहा था। तो एक तरह की असाधारणता, विशिष्ट प्रकार की पदावली, उसमें एक लय, सुंदरता, सामंजस्य और जो प्रचलित शब्द हैं उनसे थोड़ा सा अलग, लाक्षणिक और अलंकारिक नए शब्द, प्रभावित करने वाले, जो सामान्य जीवन में सुनता है मनुष्य या प्रेक्षक, उससे बेहतर शब्द वहां पर इस्तेमाल हो, जिसमें घटनाओं की समृद्धि या विवृत्ति का को प्रकट करना आसान हो, ऐसे विशिष्ट शब्द इस्तेमाल किए जाएं और पात्रों के अनुरूप भाषा परिवर्तित हो जाए। यानी कि अगर कोई पात्र उच्च कुल का है तो उच्च कुल के अनुरूप उसकी भाषा हो, और अगर कोई दास है तो दास के अनुरूप उसकी भाषा हो। तो परिवर्तित घटनाओं के अनुरूप और चरित्रों के अनुरूप भाषा में परिवर्तन होना जरूरी है। ये बातें उन्होंने पद रचना के संदर्भ में कही। अब अगले तत्व पर आते हैं, वो है ब्रेक विचार हो रही है तत्व। बीच में। ब्रेक हो रही है? ब्रेक तो नहीं होनी चाहिए अभी तो। ठीक, अभी भी ब्रेक हो रही है या ठीक आ रही है आवाज? मैम ठीक आ रही है। हाँ, तो बच्चे अपना अपना नेटवर्क भी चेक कर लीजिए, हो सकता है किसी जगह कम आ रहा हो तो जगह बदल लीजिए अपनी। तो विचार तत्व यानी कि उद्देश्य, जैसे हम अपने हिंदी साहित्य में जितनी भी रचनाएं, जितनी विधाएं होती हैं, उनके उनका तात्विक विवेचन जब करते हैं तो जो जो तत्व देते हैं उसमें उद्देश्य या कक्ष एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। उसी के जैसा ये तत्व है विचार तत्व, जिसको अरस्तु ने रखा है कथानक में। हालांकि इसका जिक्र बार बार हुआ है कि विषय कैसा होना चाहिए, कथ्य कैसा होना चाहिए, उद्देश्य कैसा होना चाहिए और किसके लिए है ये उद्देश्य, ये सब चीजें बता दी गई हैं उसमें स्पष्ट रूप से। परिभाषा में भी कह दिया गया है कि विरेचन करने के लिए
कथा बनाई जाए त्रासदी की। तो यहाँ पर विचार तत्व में थोड़ा सा ही उन्होंने इसको विस्तृत किया और कहा कि विषय जो है या विचार, जो मूल विचार है जिसके आधार पर रचना कर रहा है त्रासदीकार, वो उसमें हृदय और बुद्धि का सामंजस्य होना चाहिए। हृदय और बुद्धि का सामंजस्य मतलब केवल भावुकता भरी बातें ही नहीं हो उसके अंदर, विवेकपूर्ण बातें भी हों, ताकि जो भी प्रेक्षक देख रहा है वो उस पर विश्वास कर सके। केवल भावुकता भरी बातें या केवल बौद्धिक बातें करने से सामान्य जीवन जैसे कथा प्रसंग विश्वसनीय नहीं लगते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि दोनों का, हृदय का भी यानी भावुकता का भी, भावनाओं का भी, और बुद्धि यानी विवेकपूर्ण बातों का भी सामंजस्य, एक संतुलन उसके अंदर रहे। फिर अंत में वही बात उन्होंने कही जो उद्देश्य में भी कह, जो कथानक में भी कह दी, जो अपनी परिभाषा में भी कह दी, कि ऐसे भावों का चित्रण हो या ऐसे विचारों का चित्रण हो जो प्रेक्षक या पाठक या श्रोता या दर्शक के मन में कल्पना के माध्यम से ही सही, लेकिन करुणा और त्रास या क्रोध या लालच या शंका, जो भी भाव उसमें दिखाए जा रहे हैं, उनको जागृत करने में समर्थ हो। विचार तत्व को ऐसे रखे, विचार तत्व ऐसा हो जिसके अंदर जो ऐसा सामान्य प्रवृत्ति पर आधारित हो मनुष्य की, कि जिसमें मनुष्य को सामान्य जीवन में भी क्रोध आता हो, सामान्य जीवन में भी जिसमें उसको शंका होती हो, या करुणा का भाव आता हो, जैसे मृत्यु है, या विछोह है, विरह का वर्णन है, या फिर धोखा है, मित्रों के बीच में धोखा है, इन सब में क्रोध आ सकता है। ये सामान्य जीवन के जो संबंधों की बातें हैं, और उसमें विचलन होता है यदि, तो मनुष्य इन भावों से संचालित हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे भाव, करुणा के, त्रास के, शंका के, क्रोध के, संदेह के, ये सब भाव जो हैं विचारों के साथ साथ लाए जाएं, और ऐसे विचार को भी ऐसे चुना जाए ताकि इन सब भावों की उद्बुद्धि करने में वो विचार वहन करने में सहायक हो या वहन करने के लायक हो, ऐसा विचार प्रस्तुत किया जाए वहां पर। फिर अंत में दृश्य विधान पर बात की अरस्तु ने, और दृश्य विधान में हर एक दृश्य के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण, एक तो दृश्यों के बारे में कहा कि जो बिना जरूरत के दृश्य है उनको न रखा जाए। जैसे कि आपने कथा के संगठन में पढ़ा था कि दृश्य या कथा के प्रसंग ऐसे हों जो अगर निकाल दिए जाए तो कथा बिखर जाए। ऐसे ही दृश्यों के संदर्भ में भी एक सामान्य बात कही उन्होंने कि सारी के सारी घटनाएं दृश्यों में दिखाई जाए। कोई भी किसी भी घटना का वर्णन नरेशन में ना हो, गीत में ना हो, सारी घटनाएं दृश्य रूप में दिखाई जाए। भावनाओं का वर्णन गीतों में हो सकता है, और ये घटनाएं कैसी हों, ये दृश्य कैसे हों, सारे के सारे दृश्य किसी न किसी भाव का उद्रेक करने में समर्थ हो। उद्रेक यानी उनको जागृत करने में समर्थ हो। उसमें भी उन्होंने करुणा और त्रास, शंका, संदेह, क्रोध, ऐसे भावों के उद्रेक की बात कही, और कहा कि ये करुणा और त्रास के उद्रेक को संभव बनाते हैं जो दृश्य या जो घटनाएं, और बहुत जरूरी है कथा प्रसंग के लिए, कथा सूत्र के लिए उन्हीं को अपनाया जाए। और अंत में उन्होंने गीत की चर्चा की, और गीत ये वृंद गान होगा, समूह गान होगा। जहां जहां पर कथा प्रसंग टूट रहे होंगे वहां पर जोड़ लगाने के लिए गीत एक सूत्र का काम करेगा, और उसमें किसी किन्हीं घटनाओं के बीच में जो पात्र जुड़े हुए हैं उनके मनोभाव क्या हैं, उनके अंदर क्या उद्वेलन, क्या शंकाएं, क्या संदेह चल रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या ग्लानि भाव है उनके अंदर, किसी के लिए ईर्ष्या भाव है। ये सब भावनाएं जो हैं वो गीतों के माध्यम से प्रकट की जा सकती हैं, क्योंकि एक्शंस तो सामने होते हैं लेकिन मनोभावनाएं सामने कभी कभी नहीं दिखाई जा सकती हैं। तो इसलिए, और ये खास तौर पे त्रासदी के संदर्भ में इसलिए भी कहा जाता है कि गीत की, ये वृंद गान या समूह गान की भूमिका, अभी भी आप अगर मंचित होते हुए कोई नाटक देखेंगे तो उसमें
वृंदगान या समूह गान का बहुत अधिक महत्व होता है, लेकिन उस समय और भी अधिक था, क्योंकि मंच जो है वो बहुत बड़े दूर होते थे, दर्शक या प्रेक्षक से बहुत दूर होते थे। एक मंच है, जैसे स्टेडियम होते हैं, खेलों के स्टेडियम होते हैं, वैसे ही स्टेडियम के जैसे ही वो मंच बनाए जाते थे। बीच में जो पात्र है वो अपना हिस्सा खेलकर और फिर चले जाते थे, और प्रेक्षक वहां पर बैठकर दूर से देखते थे उनको। तो ऐसे में चेहरे पर आए मनोभाव बहुत ज्यादा प्रकट नहीं होते थे, दिखाई नहीं देते थे दूर से। तो वो मनोभाव क्या है, मन में क्या चल रहा है, वो दिखाने के लिए वृंदगान या समूहगान बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता था। तो गीत का महत्व कथानक के अलग अलग टुकड़ों को जोड़ने के लिए, गीत का महत्व चरित्रों के मनोभावों के उद्घाटन के लिए, गीत का महत्व दृश्य योजना के लिए, दृश्यों को आपस में जोड़ने के लिए, चरित्र की व्याख्या करने के लिए, अच्छी पद रचना को प्रेक्षक या दर्शक के कानों तक पहुंचाने के लिए एक समूह की आवाज की जरूरत होती थी, और इसके लिए गीतों का बहुत अधिक महत्व था त्रासदी के लिए। तो ये 6 तत्व हमने त्रासदी के किए हैं। त्रासदी की परिभाषा, त्रासदी क्या है और कैसे त्रासदी जो है वो करुणा और त्रास के भावों के उद्रेक में समर्थ हो सकती है, उसके लिए 6 तत्वों के बारे में बताया विस्तार से अरस्तु ने, और कहा कि ये 6 तत्व, उस समय त्रासदियां होती थी, त्रासदियां खेली जाती थी मंचों पर, लेकिन उनके तत्वों की ऐसी विस्तृत समीक्षा किसी भी आलोचक ने नहीं की थी, किसी भी सिद्धांतकार ने नहीं की थी। इसीलिए अरस्तु का एक महत्वपूर्ण योगदान पाश्चात्य काव्यशास्त्र में माना जाता है कि उन्होंने सबसे पहले एक किसी नाट्य विधा के अलग अलग तत्वों का इतना विस्तार से वर्णन किया, और उसमें भी त्रासदी, क्योंकि त्रासदी के माध्यम से ही वो ये साबित कर पाए कि त्रासदी का प्रभाव जैसे विरेचन है, वैसे ही अन्य साहित्यों रचनाओं या कलाओं का प्रभाव भी विरेचन हो सकता है, और उससे मनुष्य जो है स्वस्थ मन बनता है, और समाज में उसका एक महत्वपूर्ण स्थान स्थिर हो जाता है। एक अच्छे समाज के लिए अच्छी रचनाओं का होना, अच्छी त्रासदियों का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो एक तरह से प्रेशर रिलीज करने का काम करती है मनुष्य के दिमाग का, उसे जीवन के संघर्षों से प्राप्त जो घाव होते हैं उसके हृदय में बसे हुए, उसके कष्ट होते हैं, उनके निष्कासन में मदद करती है। इसीलिए एक अच्छे समाज के लिए त्रासदी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस तरह से अन्य कलाएं भी महत्वपूर्ण है, योग्य है, अपनाने योग्य है, हे नहीं है, जैसे कि उनके गुरु ने बताया था। ये समझ में आया आप सभी को? जी मैम। मैम पद रचना यस का मैम। फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार। पद रचना का फर्स्ट पॉइंट है बच्चे कि घटनाएं जो भी घटती हैं, जो भी दृश्य है, सबसे पहले तो किसी भी बिंदु के बारे में आपको लिखना है कि जो परिभाषा में अभिव्यक्त किया उन्होंने त्रासदी के परिभाषा में, कि हर जो घटना है, भाषा है या चरित्र है, ये सभी कार्य रूप में कहानी को प्रस्तुत करेंगे, और वो कार्य जो भी होंगे, घटनाक्रम जो भी होगा, वो मनुष्य के मन पर ऐसा प्रभाव डालेगा कि उसके हृदय से जो करुणा और त्रास के भाव हैं वो निष्कासित होकर उसके हृदय का विरेचन हो जाए, उसके मन का विरेचन हो जाए, शुद्धि हो जाए एक तरह से उसकी। तो उन्होंने कहा कि घटनाएं और संवाद जो है वो संप्रेषण की क्षमता में, यानी कि जो उद्देश्य है, जो विचार तत्व है त्रासदी का, जो भी जिस भी कथ्य को उठा रहा है कोई त्रासदीकार, उनको प्रकट करने में समर्थ होनी चाहिए। अब जैसे आपने कोई अगर नाटक पढ़ा है, पता नहीं मुझे कि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, कुछ तो पात्रों के संवाद होते हैं, है ना, नाम लिखे हुए होते हैं उनके सामने, संवाद लिखे हुए होते हैं उनके, और यस मैम। कुछ कुछ एक रंग निर्देश होते हैं, जैसे कि फिर राम ने प्रवेश किया, या राम ने ये सब पहना हुआ था, यस मैम। है ना। तो ये रंग निर्देश जो हैं वो चरित्रों की व्याख्या कर रहे होते हैं, और
ये नाटक के स्क्रिप्ट में बता रही हूँ आपको। यस वो मैम, चरित्रों आधे की व्याख्या अधूरे कर रहे। हाँ। कि उस समय और लोग क्या क्या कर रहे हैं उस वक्त, ये भी निर्देश दे देता है नाटककार उसके अंदर। दृश्य कैसा दिखाई दे रहा है, एक दरवाजा है बड़ा सा, उसके आगे खड़ा होके नायक और एक दास बात कर रहे हैं। ये सब दृश्य कैसा दिख रहा होगा, पीछे दीवारें कैसी होंगी, वहां पर क्या क्या रखा होगा, लोग कैसे दिख रहे होंगे, उनका उनका रूप कैसा होगा, ये सब भी निर्देश होते हैं उसके अंदर। तो जो घटना घट रही है दृश्य में वहां पर, वो घटनाएं और संवाद जो प्रस्तुत कर रहे हैं पात्र, उन दोनों में संप्रेषण की पूरी क्षमता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल संवाद ही, जो नाटक में डिस्क्रिप्शन है इसके अलावा और संवादों के अलावा, वो भी संप्रेषण में, संप्रेषण का मतलब समझते हैं आप? संप्रेषण किसे कहते हैं? कम्युनिकेशन को। यस मैम। कम्युनिकेशन को कहते हैं। वक्ता की बात को श्रोता पूरी तरह से समझ जाए। ठीक है। तो ये संप्रेषण है। तो संप्रेषण की क्षमता उस भाषा में होनी चाहिए, उस पदरचना में होनी चाहिए, उन संवादों में होनी चाहिए। क्योंकि महत्वपूर्ण है ये बात, संवाद से ही तो घटनाएं आपको पता चल रही हैं, संबंध क्या है पात्रों के वो पता चल रहे हैं। अगर वो स्पष्ट नहीं होंगे, संप्रेषण क्षम नहीं होंगे, उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी किसी और को, तब तो फिर नाटक फेल हो गया। इसी तरह से अगर घटनाओं या दृश्यों का वर्णन जो नाटककार ने पीछे किया है, अगर वो स्पष्ट नहीं होगा, संप्रेष्य नहीं होगा, तो घटनाएं और दृश्य ठीक वैसे ही हूबहू मंचित नहीं किए जा सकेंगे उसके आधार पर। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये संप्रेषणीयता एक महत्वपूर्ण विशेषता है नाटक की, सबसे महत्वपूर्ण। क्योंकि नाटक संप्रेषण विधा ही है, एक ऐसी विधा है जिसमें आप दृश्यों को देखकर और पात्रों के संवादों को सुनकर कथा को ग्रहण कर रहे होते हैं, आपको कथा अलग से बताई नहीं जाती है। तो संप्रेषणीयता, जैसे कोई कहता है कि नाटकीयता विशेषता है, उपन्यास में भी कभी कभी नाटकीयता की विशेषता बता दी जाती है। क्यों बताई जाती है? कि वहां पर नाटक की तरह दृश्य और घटनाएं गति में चल रहे होते हैं। अब एक नाटक की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो संप्रेषणीयता ही है। पद रचना में संप्रेषणीयता नहीं होगी, अगर उस ऐसे शब्दों का प्रयोग उसके अंदर किया किया जाएगा जो पाठक के लिए या श्रोता के लिए, दर्शक के लिए जाने पहचाने नहीं होंगे, या उनका अर्थ वो सुनकर ही नहीं निकाल पाएगा, उसको किसी से पूछने की जरूरत पड़ेगी, तो इतने में तो गाड़ी आगे चली जाएगी, दूसरा दृश्य आ जाएगा और फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे प्रेक्षक या दर्शक। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कभी किसी फिल्म में आप देखते हैं किसी पात्र की आवाज बहुत धीमी होती है, उसका डायलॉग डिलीवरी इतनी अजीब होती है कि आप दूसरे से पूछने लगते हैं कि इसने क्या बोला अभी। तो उतने में आपका दूसरा सीन चला जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अपने आप में पदरचना जो होनी चाहिए, पदरचना मतलब वाक्य, फ्रेजेस, भाषा में जो वाक्य बनाए जा रहे हैं, संवाद लिखे जा रहे हैं, वो संप्रेषण क्षम होने चाहिए। ठीक है। यस मैम। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना सभी को? यस मैम, अब आ रही है। तो यही इन्होंने विशेषता बताई, और इसके साथ असाधारणता और लय, सामंजस्य, ये सब दृश्यों के अनुरूप होना चाहिए। सामंजस्य होना चाहिए, अगर जो पात्र बोल रहा है वह उसके पृष्ठभूमि के हिसाब से, उसके लिंग के हिसाब से, उसके परिस्थिति के हिसाब से, स्टेटस क्या है उसका उस कहानी में, वो दास है, वो राजा है, वो नायक है, वो नायिका है, वो क्या है वहां पर, माता है, पिता है, कौन है, उसके हिसाब से उसकी भाषा होनी चाहिए, उसके चरित्र के साथ एक सामंजस्य होना चाहिए उसकी भाषा का। ठीक है। समझ में आई ये सब बातें आपको? जी मैम। तो ये कुछ, हाँ, तो मैं इससे संबंधित त्रासदी के जो भी अभी तत्व किए हैं हमने उस पर, और विरेचन सिद्धांत पर और अनुकरण सिद्धांत पर एक स्टडी मटेरियल भेजूंगी आपको क्लासरूम ग्रुप पर। अभी ये स्लाइड्स भी भेज दूंगी क्योंकि इसमें तो बहुत सूत्र रूप में बताया हुआ है छोटा छोटा, तो ये भी भेज दूंगी और उसके साथ विस्तार में भी
कुछ नोट्स भेजूंगी आपको, ठीक है? तो आप वहां से Okay. उसको पढ़िएगा और उसको अपनी कॉपी में अपनी स्पीड और अपनी क्षमता के अनुसार लिख लीजिएगा, ठीक है? आप ऐसा सोचिएगा कि मान लीजिए आपको आधा घंटा मिलता है पेपर करने के लिए, एक एक क्वेश्चन करने के लिए, तो एक क्वेश्चन में आप आधे घंटे में कितना लिख पाएंगे, उसके हिसाब से आप एक प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। जैसे विरेचन सिद्धांत बताइए, मैं लिख भी दूंगी प्रश्न क्लासरूम में, तो वैसे तीनों प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा। इसकी कॉपी आप साथ साथ बनाते चलिए, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत होगी, ठीक है? मैम। तो आ, जी बोलिए, कुछ कह रहे थे आप? ओ मैम। तो इसकी कॉपी अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत, विरेचन सिद्धांत और त्रासदी विवेचन, इन तीनों पर प्रश्न लिख दूंगी क्लासरूम में, और कुछ मटेरियल भी दूंगी। आपके पास गूगल सबके पास है, आप कहीं कहीं और से भी मटेरियल पढ़ सकते हैं, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। और अभी मैं कोई किताब नहीं बता रही हूँ इसलिए क्योंकि मैं दे रही हूँ आपको मटेरियल, इसी तरह की चीजें आपको हर जगह मिलेंगी। तो ये ऐसा विषय नहीं है कि इसमें कल्पना से आप कुछ लिख सकते हैं, लिखना वही है जो सिद्धांतकार ने दिया है, ठीक है? तो लेकिन अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि ये संस्कृत नहीं है, अंग्रेजी में बहुत सारे उद्धरण मिलते हैं इसमें, कुछ अनुवाद मिलते हैं उद्धरणों के, तो आपको याद हो जाए वो उद्धरण हूबहू, तब तो अच्छी बात है। नहीं याद होते हैं तो आप उनका भावार्थ भी लिख सकते हैं। तो आप, लेकिन आपको अपने अ, हाथ से जरूर लिख लेना है इनको, ताकि एग्जाम के पास आपको एक आइडिया रहे कि हमने क्या पढ़ा था। नहीं तो ये विषय ऐसा है, नया है आपके लिए, आप भूल जाएंगे। सबको समझ में आई ये बात? Yes, यस ma'am. मैम। तो अटेंडेंस ले लीजिए श्वेता। Yes, ma'am. एक मिनट में ले लेती हूँ। हम्म। कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, कल हो जाएगा फ्राइडे, शुक्रवार है ना कल? Yes, ma'am. यस मैम। तो कल हम नया विषय, अपना अगला टॉपिक शुरू कर देंगे, लॉन्जाइनस।